सोसाइटी पेज 1। वट्टकिरुतल संगम एज में किंग का फास्ट अनटू डेथ। आर्ट एंड कल्चर पेज 3। हर वस्तु में आत्मा होती है, जैनिज्म। इकोनॉमी पेज 50। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट 1.7% है, ना कि 3.2%। 1 को एलिमिनेट करो, आंसर इज डी। साइंस पेज 30। जापान के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, QZSS। साइंस पेज 21। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए 3 से 4% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है, ना कि 60% एनरिच्ड। स्टेटमेंट नंबर 2 को एलिमिनेट करो, आंसर इज सी। स्टैटिक पेज 134। ट्रॉपिकल सॉइल आर पुअर इन न्यूट्रिएंट, ना कि रिच इन न्यूट्रिएंट। स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट करो, आंसर इज डी। स्टैटिक पेज नंबर 19। चुनी हुई सरकार के पास अनलिमिटेड पावर खतरनाक होती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सरकार की पावर पे लिमिटेशन लगाता है। स्टैटिक पेज नंबर 1। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनैक्टेड। तो ड्राफ्टिंग कमेटी तो इस दिन नहीं बनेगी ना। स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट करो, आंसर इज सी। साइंस पेज 96। 99% वाटर वेपर ट्रोपोस्फेयर में होता है, जो इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए सोफिया को स्ट्रेटोस्फेयर में जाना पड़ता है इंफ्रारेड वेव्स देखने के लिए। इकोनॉमी पेज 64। 15 फाइनेंस कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया यूज़ करे हैं, जिनमें से पॉपुलेशन, एरिया और इनकम डिस्टेंस तो दिया है क्वेश्चन में, बाकी 3 आइडेंटिफाई करने थे। वो हैं फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट। इकोनॉमी पेज 44। कैपिटल मार्केट में शेयर मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आते हैं, 1 एंड 4। IR पेज 29। आर्मेनिया और अज़रबाईजान की लड़ाई नगर्नो कराबाख को लेके है, इसलिए 1 एंड 2 गलत हो गए। IR पेज 51। ज़पोरिज़िया और खेरसन यूक्रेन में हैं, इसलिए 3 गलत हो गया। स्टैटिक पेज 51। क्लाउड ऑफ गैस नेबुला होता है, इसलिए 1 एंड 2 गलत। साइंस पेज 61। पल्सर एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है, इसलिए 3 सही। साइंस पेज 46। क्रूज़ मिसाइल एरोप्लेन की तरह होती है, इसलिए उसको कॉन्टीन्यूसली पावर चाहिए होती है, ना कि सिर्फ इनिशियल फेज़ में, इसलिए 1 गलत। साइंस पेज 48। ब्रह्मोस एक तरह की क्रूज़ मिसाइल है, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल, इसलिए 2 गलत। स्टैटिक पेज 54। पी वेव्स आर फास्टर, इसलिए वो पहले पहुंचती हैं एस वेव से, इसलिए 1 सही है। यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पार्टिकल का मोशन कैसे होगा? यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसका कैसा मोशन होगा? उसका होगा आगे पीछे वाला, आगे पीछे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं पी वेव। एस वेव में क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो पार्टिकल ऊपर नीचे होगा भाई, यहाँ पे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। पॉलिटी पेज 97। इनटैंजिबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि पेटेंट यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि लोगो यानी कि ब्रांड, जैसे सॉफ्टवेयर यानी कि मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट या कोई और सॉफ्टवेयर। इन्वेंट्री को तुम छू सकते हैं, इसलिए इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होगा। इकोनॉमी पेज 57 पे दिया हुआ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मैप असम तक तो नहीं जाता था, इसका मतलब यहाँ पे डिब्रूगढ़ गलत होगा, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। IR पेज 5 पे IMT ट्राइलेटरल हाईवे किनको कनेक्ट करता है? मोरे, मांडले, मैसौत, लेकिन ये तो कुछ और ही जगह बता रहा है, चियांग माई, पता नहीं क्या है ये, इसलिए 2 भी गलत। तीसरा कहता है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर तो पढ़ा था, ये कभी नहीं पढ़ा। और ये कह रहा है वाराणसी से चाइना के साथ कॉरिडोर बना रहे हैं, जो वाराणसी से जाएगा म्यांमार भी जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है? तीनों गलत है। एनवायरनमेंट पेज नंबर 9।
जो कंपनी अपना कार्बन एमिशन टारगेट ओवर अचीव कर लेती है वो कार्बन क्रेडिट को कार्बन मार्केट में बेच के पैसे कमा लेती है। तो प्राइवेट कंपनी यहाँ पे पैसे कमा लेती हैं। ये कोई प्राइवेट कंपनी सरकार को थोड़ी ना पैसे दे रही है। स्टेटमेंट नंबर 2 को एलिमिनेट करो, आंसर इज सी। एनवायरमेंट पेज 107, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें बायोफिल्टर पानी को क्लीन करता है, एमोनिया की टॉक्सिसिटी को कम करता है। यानी 1 और 2 तो सही हैं। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि बायोफिल्टर फॉस्फोरस को इंक्रीज करता है। अरे फिल्टर है तो चीज़ें हटाएगा, डालेगा थोड़ी ना। 3 गलत है। इकोनॉमी पेज 17 और 16, स्टेरिलाइजेशन में आरबीआई इकोनॉमी से पैसा निकाल लेता है, और जब आरबीआई इकोनॉमी से पैसा निकालता है या डालता है तो उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। पॉलिटी पेज 60, प्रिजन्स को स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती हैं क्योंकि प्रिजन एक्ट 1894 उन्हें ऐसा करने को कहता है। पॉलिटी पेज 40, मनी बिल को राज्यसभा अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकती है, वो सिर्फ अमेंडमेंट्स को रिकमेंड कर सकती है। लेकिन फाइनेंस बिल ऑर्डिनरी बिल की तरह होते हैं, मतलब राज्यसभा फाइनेंस बिल को अमेंड या रिजेक्ट कर सकती है। अगर दोनों हाउसेज में डिसएग्रीमेंट है तो जॉइंट सिटिंग मनी बिल के केस में नहीं होगी, फाइनेंस बिल्स के केस में होगी। स्टैटिक पेज 28, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर हो जाए तो क्या पहले किए हुए सारे एक्शन इनवैलिड हो जाएंगे? नहीं। स्टेटमेंट 2, अगर कोई असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो क्या हम इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन पोस्टपोन कर देंगे? बिल्कुल नहीं। सिंपली उस डिसॉल्व्ड असेंबली के एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक टाइम लिमिट है जिसके अंदर प्रेसिडेंट को फैसला लेना है किसी बिल के ऊपर। नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी बाय 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। नेशनल लॉ कमीशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ये तो एक्ट को अमेंड करके बनी है। पॉलिटी पेज नंबर 3, ठीक है। तो ये है हमारा मान लो 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में आपने लिखा एंट्री नंबर 1 फलाना फलाना लॉ, ठीक है। एंट्री नंबर 2 कोई एक लॉ, आपने लॉस के नाम लिख दिए। तो अब कोई बंदा कोर्ट में नहीं जा सकता कि सर ये पर्टिकुलर लॉ मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है। ये पर्पस है 9th शेड्यूल का। 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, इसलिए आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट। इकोनॉमी पेज 79, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम नाबार्ड का इनिशिएटिव है। एसबीआई तो यहाँ पे कहीं हमने पढ़ा ही नहीं था। जो लोन दिया जाता है वो ग्रुप गारंटी के अगेंस्ट दिया जाता है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। और आरआरबीज और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट तो सारे बैंक ही करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए 2 और 3 सही है, 1 गलत है। एनवायरनमेंट पेज नंबर 20, 25% ऑफ ग्लोबल ग्राउंड वाटर इंडिया निकालती है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या ये बात 25% वाली यूएन की रिपोर्ट में लिखी है? रिपोर्ट कोई भी निकाले, इंडिया निकाले, यूएन निकाले, चाइना निकाले, आंसर तो सेम ही आएगा ना। जो फैक्ट है तो है। इकोनॉमी पेज 56, एमएसएमई की डेफिनेशन में 15 करोड़ 25 करोड़ ये तो कहीं नहीं आया था, इसलिए 1 गलत। इकोनॉमी पेज 38, एमएसएमई को दिए गए लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में माने जाते हैं। स्टेटमेंट 2 सही है। इकोनॉमी पेज 48, ठीक है। तो अगर ये पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है तो हम उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। अगर ये पैसा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लग रहा है उसको रीट्स कहते हैं। अगर ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लग रहा है तो उसको इन्विट कहते हैं। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड में हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर टैक्स में कंसेशन मिल जाएगी। ऐसा क्यों?
म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करोगे, इनकम हो रही है तो इनकम पे तो टैक्स लगता ही है ना। ये कोई समाज सेवा थोड़ी ना हो रही है कि सरकार इसमें एग्जेम्पशन दे देगी टैक्स के ऊपर। इसलिए 1 गलत है, 1 को एलिमिनेट करो, आंसर डी। एनवायरनमेंट पेज 24 एंड पेज 152। कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व, इनकी गवर्निंग अथॉरिटी कौन होती है? ये दोनों ही WPA के अंडर डिक्लेयर किए जाते हैं और WPA में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, इसलिए हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि 1 सही होगा। हंटिंग अलाउड नहीं है, ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है। हंटिंग के लिए सरकार जगह थोड़ा ना बनाएगी, चलो यहाँ पे हंटिंग करो तुम, ठीक है, तो 2 भी सही है। 3 नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल इन चीज़ों को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वहाँ के लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी सब्सिस्टेंस के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट। एग्रीकल्चर करने के लिए तो पूरे पेड़ काटने पड़ेंगे ना, तो कंजर्वेशन किस बात की कर रहे हो? अगर पूरे जंगल ही काट के खेत बना दिए तो कंजर्वेशन किस बात का? इसलिए 4 गलत है, 1 2 3 सही। स्टार्टिंग पेज 29। प्रेसिडेंट सभी स्टेट्स को इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं, बट हर स्टेट में नंबर ऑफ MLAs डिफरेंट होते हैं, इसीलिए MLA के वोट की वैल्यू स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, जैसे 2018 में पूछा था और हमने पढ़ा भी था क्लास में। तो यानी कि अगर किसी स्टेट में MLA की ज़्यादा सीटें हैं तो हर MLA के वोट की वैल्यू कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश बड़ा स्टेट है केरल के मुकाबले, इसलिए वहाँ पे सीटें ज़्यादा होंगी, सीटें ज़्यादा होंगी तो MLA के वोट की वैल्यू कम हो जाएगी। अरुणाचल बड़ा स्टेट है एज़ कम्पेयर टू पुडुचेरी, तो वहाँ पे ज़्यादा सीटें होंगी, इसलिए वैल्यू कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो रीज़न दिया है कि वैल्यू इक्वल्स पॉपुलेशन बाय सीट, वो भी बिल्कुल सही बात है। इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 तो गलत हो गए, लेकिन 4 बिल्कुल ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मेरे मटेरियल में से तो नहीं आए, बट उनको गेस कर पाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फॉर एग्जांपल, ये सबको पता है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। स्टेटमेंट 1 सही है। क्यों बढ़ाए हैं? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स को लगता है कि पॉलिसी रेट्स को चेंज करने से इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए 1 and 2 आर करेक्ट और सेकंड इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। एनवायरनमेंट पेज 37। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है वो पढ़ा था, अब उसकी एप्लीकेशन पूछी है, उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे वैसे कैसे, हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। वैसे इस पर इतनी रिसर्च चलती रहती है, हम मना थोड़ी ना कर सकते हैं कि इसको ऐसे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। फिर से ग्रीन हाइड्रोजन की एप्लीकेशन पूछ ली, ये कहाँ कहाँ पोल्यूशन कम कर सकता है? भाई कहीं भी कर सकता है, ये एक बहुत ही नॉन पोल्यूटिंग सोर्स है, जिस इंडस्ट्री में यूज़ करोगे वहाँ पे चांसेस है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा पोल्यूशन को कम करने में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ जिंदा रह सकते हैं, वहाँ जिंदा रह सकते हैं। हमने एक कंसेप्ट समझ लिया था कि कुछ बड़े जिद्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आउटर स्पेस में भी बिना स्पेस सूट के कई सालों तक जिंदा रह लेंगे, बिना खाई पिए 30 साल तक जिंदा रह लेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कोई लिमिट थोड़ी ना कि वो कहाँ कहाँ जिंदा रहेंगे, वो कहीं भी जिंदा रह लेते हैं, इसलिए तीनों सही हैं। थर्मल पावर प्लांट बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, ये तो हमें पता है। इनमें से कोई सा भी सी वाटर यूज़ नहीं करता, ऐसे कैसे हो सकता है? इंडिया में आधी से ज़्यादा बिजली थर्मल पावर प्लांट से आती है और हमने कोई कोस्टल इलाकों में बनाया ही नहीं है जो सी वाटर यूज़ ही नहीं करता, नॉट पॉसिबल। कोई भी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है भैया, बिजली तो हर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए और तुम वहाँ पे पावर प्लांट ही नहीं लगाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। इनमें से कोई से भी प्राइवेट ओन नहीं है, इतना न्यूज़ में आता रहता है कि इतनी पेमेंट वगैरह बची हुई है कोल इंडिया वगैरह की, तो ये तो तीनों ही गलत हैं। कुछ मशरूम ऐसे होते हैं, कुछ मशरूम वैसे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई स्पीशीज़ आती रहती है, कभी मशरूम की, कभी केकड़े की, मेंढक की, तो जाहिर सी बात है मशरूम भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती ही होंगी, इसे मना थोड़ी ना कर सकते हो कि इस तरह का कोई मशरूम होता ही नहीं है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की एप्लीकेशन सारे सही मार्क कर दो। एक्सेलेरोमीटर की एप्लीकेशन सारे सही मार्क कर दो। कार्बन फाइबर यूज़ होता है यहाँ पे, उसकी एप्लीकेशन हाँ ठीक है यूज़ होता होगा, बिल्कुल होता होगा, ठीक है। इसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, रिसाइकल किसको नहीं कर सकते? जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, मैंने केला खाया तो केले का छिलका है, वो शायद बायोडिग्रेड हो जाएगा तो उसको रिसाइकल नहीं कर पाएंगे हम शायद, लेकिन बाकी किसी चीज़ को अगर हम किसी की बॉडी वगैरह में यूज़ कर रहे हैं
तो उसमें बायोडिग्रेड थोड़ी ना होगा, जाहिर सी बात है रिसाइकिल हो ही जाएगा, इसलिए 2 गलत है, 1 सही है। अब देखो इतना रिस्क तो लेना चाहिए, अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लोगे, मान लो तुमने 18 क्वेश्चन इस तरह से करे हैं, उनमें से अगर 2-3 गलत हो भी गए तो सोचो स्कोर कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतना रिस्क तो बनता ही है। ये वाला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रही है कि यूएसए और ईयू ने कहा है कि हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को कंट्रोल करेंगे। यार कंट्रोल कौन कर सकता है? टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है कोई? आपस में कंट्रीज़ मिलकर समझौता करती हैं कि हम टेक्नोलॉजी को और बढ़ाएंगे, साथ में रिसर्च करेंगे, ठीक है। हम क्या दादा हो गए कि हम सबकी टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल कर लेंगे? ये तो मतलब बच्चों ऐसी स्टेटमेंट है सेकंड, तो सेकंड को एलिमिनेट करो, सी आंसर है। स्टार्टिंग पेज 104, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करी, कहा कि हम स्वदेशी कपड़ा यूज़ करेंगे, विदेशी कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे। क्या इसीलिए इस दिन नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है? लॉजिक तो सही लग रहा है। इनमें से कौन टूल्स को बनाता है और यूज़ करता है? यार टूल्स के बारे में पढ़ा था कि वो तो इंसानों ने बनाने शुरू किए थे, पहले पत्थर के थे, फिर लोहे वगैरह के बने, तो इंसान बनाता था। अब इनमें से बिल्ली, ऑटर, भालू, इन सब की हाथ की बनावट या बुद्धि इंसान जैसी तो नहीं होगी, लेकिन ये ओरंग उटैन थोड़ा चिंपैंजी टाइप का लग रहा है, तो इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा है, यहाँ पे गेस बनता है। स्टार्टिंग पेज 27, सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट्स को इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए, बिल्कुल ठीक है। पॉलिटी पेज 69, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी लीगल प्रैक्टिशनर से डिफेंड होने का अधिकार है, ये बिल्कुल ठीक बात है, और स्टेटमेंट नंबर 2 इसलिए गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 हमने पढ़ी नहीं है, बट एक बार लॉजिक लगाते हैं इसमें। अगर कोई बंदा पुलिस के सामने बोले कि हाँ हाँ मैं टेररिस्ट हूँ, तो पुलिस जाके कहेगी देखो हमें सबूत मिल गया कि ये बंदा टेररिस्ट है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना, मतलब खुद सोचो कि ऐसे तो पुलिस किसको पकड़ेगी, टॉर्चर करेगी, उससे कबूल लेगी कि हाँ भाई तुम ही टेररिस्ट हो, ठीक है ना, और फिर कोर्ट मानेगा हाँ भाई ये तो एविडेंस है, और वही बंदा तो फिर टेररिस्ट हो गया, उसको फांसी दे दो। तो ये तो थोड़ी बचकानी सी हरकत लग रही है। तो लॉजिक के हिसाब से फिर 3 सही होना चाहिए कि इस तरह के कन्फेशंस को हम एविडेंस नहीं मानेंगे। तो 1 और 3 सही हैं, तो हम इसमें मार्क करेंगे ओनली 2। स्विट्ज़रलैंड सबसे बड़े गोल्ड एक्सपोर्टर्स में से एक है। सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड तो बहुत ही छोटी सी कंट्री है यूरोप में, गोल्ड एक्सपोर्टर्स में टॉप नंबर में है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सेकंड नंबर पे है लार्जेस्ट गोल्ड रिज़र्व। तो गोल्ड रिज़र्व तो नेचुरली अकर होते हैं ना, अगर इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी बड़ी दुनिया में एक छोटे से बिंदु जितने देश को भगवान ने सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिज़र्व दे दिए, तो बाकी सब क्या मतलब देश पागल है? मतलब गोल्ड तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, मतलब कई जगहों पे मिलती होगी, तो इतनी छोटी सी टेरिटरी में इतना सारा गोल्ड आ जाए, और बहुत बड़े बड़े देश हैं। इंडिया का साइज़ बहुत बड़ा है स्विट्ज़रलैंड से, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कितनी कंट्रीज़ कितनी बड़ी हैं, रशिया, इसके बाद सेकंड बिगेस्ट गोल्ड रिज़र्व आ जाए साइज़ के हिसाब से इतनी छोटी कंट्री के पास, नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसमें तो प्रॉपर रिस्क ले सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। एक्सपोर्ट कितना करता है वो उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, बट गोल्ड रिज़र्व कितना है ये तो भगवान देगा, तो 2 तो पक्की बात गलत है। 2 को एलिमिनेट करो, सी इज़ आंसर। इंडिया में पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम मतलब सरकारी अस्पताल, ठीक है, सरकारी अस्पताल का फोकस किस चीज़ पे है? क्यूरेटिव केयर पे है, ना कि प्रिवेंटिव केयर पे। सरकारी अस्पताल कोई बंदा क्यों जाता है? इलाज कराने के लिए, क्योर होने के लिए। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वगैरह पे तो सरकारी अस्पतालों को फोकस होता नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि बेसिकली स्टेट की जिम्मेदारी है हेल्थ सर्विसेज मेंटेन करना। हाँ ये तो हर कोचिंग के मटेरियल में मिल जाएगा कि हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, हर कोचिंग में बहुत जगहों पे मिल जाएगी ये वाली चीज़। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये इसका रीज़न है? मतलब सरकारी अस्पताल क्यूरेटिव केयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसका रीज़न ये है कि ये स्टेट्स के अंडर आता है? नहीं, ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ ना, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं बना, इसलिए बी इज़ आंसर। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, स्मॉल फार्मर छोटा फार्मर है, तो छोटा फार्मर मतलब उसके पास छोटा फील्ड होगा ना, तो बड़ा फील्ड कैसे आ गया उसके पास? चलो ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। पहला कह रहा है कि जो किसान अपने देश से किसी वजह से निकाल दिए गए वो दूसरे देशों में उनको ज़मीन दे दी जाएगी।
अरे वाह, ये दरिया दली कब से भाई? पड़ोसी देश से कोई आता है तो हम तो उनको बाहर निकालते हैं ना, वापस भेजते हैं, हमको ज़मीन दे देंगे बहुत सारी। ये तो कोई तुक नहीं बन रही भाई इसमें, वन तो पक्का गलत है, ये तो बचकानी हरकत हो गई। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि किसान कहेंगे बड़े बड़े कंपनीज को, मालिक हमारा लैंड ले लो हमसे। क्या क्या सोच के ऑप्शन बनाया है? ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चर कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। अच्छा, कंपनी किसान की हेल्प करेगी कि तुम ऐसे ऐसे चीज़ को ग्रो करो और फिर हम तुमसे खरीदेंगे। हाँ, तो ये चीज़ हमने कहीं पढ़ी हुई है, ये हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे रहा है, तो ऑप्शन तो ठीक ठाक लग रहा है। एक ऑप्शन बी बचा है। बी कह रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स अपने आप को किसी ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर लेंगे। हाँ, अब देखो बी और डी दोनों लॉजिकल हैं, है ना, बिना सिर पैर वाले नहीं हैं, बी और डी दोनों लॉजिकल हैं। और क्वेश्चन है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। अगर कोई कंपनी किसी किसान की मदद कर रही है कि हम तुम्हें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र उगाने का तरीका सब बता रहे हैं, तो किसान तो छोटा है लेकिन उसका कोई फील्ड बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा ऐसा हेल्प कर देने से। फील्ड तो बड़ा तब मानेंगे ना जब बहुत सारे फार्मर्स आपस में आके ग्रुप बना लेंगे, एफपीओ जैसा, मेरे ख्याल से कुछ कोऑपरेटिव फार्मिंग जैसा कुछ कुछ। तो सबसे ज़्यादा लॉजिक यहाँ पे ऑप्शन बी का लग रहा है। IR पेज 28। अब्राहम एकॉर्ड्स अभी साइन हुए थे 2020 में इजराइल, यूएई और यूएस के बीच में। इससे इजराइल और अरब देशों के बीच में फिर से अच्छे रिलेशंस डेवलप किए जाएंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही लग रही है ना, ये तो हम सही मान सकते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रही है कि अरब पीस इनिशिएटिव, कभी नाम नहीं सुना, पढ़ लेते हैं। मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से मीडिएटर था, वॉज साइंड बाय इज़राइल एंड अरब लीग। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है ये इज़राइल है, ये अरब देशों का समूह है, और इनके बीच में जो समझौता करवाया होगा कोई समझौता अरब पीस इनिशिएटिव नाम से, उसमें मीडिएटर था सऊदी अरेबिया। ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा इसमें। जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स था, तो इजराइल यूएई के बीच में समझौता हो रहा है अगर, तो एक तरह से यूएस से उसमें काइंड ऑफ मीडिएटर काम कर रहे हैं ना, कोई थर्ड न्यूट्रल पार्टी आती है मीडिएटर के लिए। सऊदी अरेबिया तो अरब लीग का ही पार्ट होना चाहिए लॉजिकली, तो समझौता तो इजराइल और इनके बीच में हो रहा है ना, तो मीडिएटर कोई यूएस टाइप की कंट्री होगी। सऊदी अरेबिया खुद इसमें मीडिएटर क्यों बनेगा? कोई लॉजिक नहीं बन रहा इस बात का, इसलिए मैं 2 को गलत मानूंगा और सी को मार्क कर दूंगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट गलत होगी तो एलिमिनेशन से आंसर आ गया। ठीक है, हालांकि मैंने नेट पे बाद में चेक किया था एंड ये लॉजिक गलत है। ठीक है, बट क्या फ़र्क पड़ता, अपना आंसर तो आ गया बढ़िया से। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये था कि अरब पीस इनिशिएटिव में सही में सऊदी अरेबिया ही मीडिएटर था, लेकिन ये अग्रीमेंट कभी साइन हो नहीं पाया, इसीलिए यूपीएससी स्टेटमेंट नंबर 2 को गलत ही मानेगा और आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आपने ऐसा कुछ लॉजिक लगाया होगा तो। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से समझा था, इकोनॉमी पेज 14 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखा था कि जैसे नोटों को आप एक जेब से दूसरी जेब में डाल सकते हो, ऐसे ही फाइल्स को भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, चाहे ब्लूटूथ के थ्रू भेज दो, है ना, इसमें आपको कोई और सेंट्रल पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज दिया, जैसे नोटों को भेजते हैं वॉलेट के थ्रू। तो यहाँ पे पहले इसमें दिया हुआ है कि इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट। हाँ बिल्कुल, जैसे बताया था ना कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेज देते हैं, ऑफलाइन डिवाइस में इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो भी भेज देते हैं, तो इसमें हमको US डॉलर या स्विफ्ट का सिस्टम थोड़ी ना यूज़ कर रहे हैं, ये तो डिवाइस टू डिवाइस जा रहा है, मतलब जैसे कैश देते हैं वैसे हो रहा है इसमें क्या दिक्कत है। दूसरा है डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोई टाइम फ्रेम लगाओ कि इतने टाइम में आपने इस फाइल को यूज़ करना है, वरना ये फाइल सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, फिर इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ऐसा सुना तो कभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कैन भी, ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं ऐसा, तो ठीक है कर सकते होंगे, पॉसिबिलिटी, ऐसे मना थोड़ी ना कर सकते हो, नहीं कर सकते, नोट को फाड़ सकते हैं तो फाइल को भी तो फाड़ ही सकते हैं तो ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी और कैन भी वर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो एक आराम से रिस्क ले सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब फटाफट कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इस कोर्स में से आप पार्शियली सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने पढ़ा था कि टिग्रे इथियोपिया में है, तो प्रोबेबली 2 और 3 तो गलत हो गए। बाकी डोनबास मैंने नहीं पढ़ाया, बट आपने शायद न्यूज़ में कई बार पढ़ा होगा कि डोनबास रीजन यूक्रेन में है।
मे मंथली मैगजीन के पेज 22 पे हमने पढ़ा था माइग्रेशन के ऊपर जो कॉम्पैक्ट्स हुए हैं, और उसमें देखा था कि ये कॉम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है बाइंडिंग नहीं है। तो सेकंड का तो हमें पता है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि यूनाइटेड नेशंस की सभी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट कर लिया। यार इंटरनेशनली रेफ्यूजीज़ का तो काफ़ी पंगा रहता है ना, कि मिडिल ईस्ट से कहीं से रेफ्यूजीज़ गए यूरोप के अंदर, वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई कंट्रीज़ भी मना कर रही हैं, लोग बोटों में पलट रही हैं, बोटें, लोग मर रहे हैं, ऐसे काफ़ी न्यूज़ आती रहती थी पहले, ठीक है ना। तो ये सारी कंट्रीज़ एग्री कर लेंगी बड़ा अनलाइकली है। सारी कंट्रीज़ किसी चीज़ को एग्री कर ले ये तो बहुत ही कोई बहुत मतलब ठोस सा कुछ होगा इंटरनेशनली, ठीक है ना, जिसमें सारी कंट्रीज़ एग्री कर ले। तो वन भी गलती लग रहा है मुझे। एंड थर्ड कह रहा है कि ये इंटरनल माइग्रेशन को भी एड्रेस करता है। इंटरनल माइग्रेशन मतलब हमारे देश के अंदर जो हो रहा है। तो अगर देश के अंदर कोई माइग्रेशन हो रही है उसके लिए यूएन क्या करेगा, मतलब चांसेस काफ़ी कम है ना। वैसे भी देखा था यहाँ पे इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ एक मॉनिटरिंग सेंटर है, यू कैंट डू एनीथिंग अबाउट इट यूएन की तरफ से, मतलब चांसेस काफ़ी कम ही लग रहा है मुझे। तो आई वुड मार्क इसमें कि तीनों ही गलत है। इकोनॉमी पेज 58 पे देखा था कि मुंद्रा पोर्ट सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है, ठीक है। ये प्राइवेट पोर्ट, ये सबसे बड़ा पोर्ट। तो 2 और 3 का हमें आंसर पता है, बट कमराजर पोर्ट का नहीं पता। इकोनॉमी पेज 47, नाइजर सीड एक तरह का ऑयल सीड है जिसपे सरकार एमएसपी देती है, ये हमें पता है, ठीक है। सम ट्राइबल पीपल इसको यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। अब जब ऑयल सीड है तो कोई ना कोई ट्राइबल्स या कोई ना कोई तो लोग यूज़ करते ही होंगे ना, तो 3 तो वैसे ही सही हो गया। लेकिन ये खारिफ क्रॉप है या राबी क्रॉप है, ये हमें नहीं पता। एनवायरनमेंट पेज 97 पे देखा था कि झेलम नदी डल और वूलर से गुजरती है, तो 1 तो पक्का सही है। लेकिन कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड करती है कोलेरू लेक को, ये हमें नहीं पता। हमें पता है गोदावरी है, कृष्णा है, और कोलेरू लेक कृष्णा और गोदावरी के बीच में कहीं पे है। अब कृष्णा इसको डायरेक्टली फीड कर रही है, इसके चांसेस क्या लगते हैं आपको? अगर कोई लेक 2 रिवर्स के बीच में है, उसके थ्रू नहीं गुजर रही, पासिस थ्रू नहीं, उनके बीच में है, तो क्या लग रहा है इसके चांसेस? इनडायरेक्टली फीड करती होगी। तो 2 तो वैसे गलत सा ही लग रहा है, ठीक है ना। 3 का हमें आइडिया नहीं है। और क्या पता है पार्शली, ये पता है पार्शली। जैसे अमरकंटक हिल है, तो अमरकंटक हिल यहाँ पे छत्तीसगढ़ साइड में है, और यहाँ पे दिया है विंध्या रेंज। अब विंध्या रेंज जनरली हम पढ़ते हैं कि इस तरफ आती है, नर्मदा रिवर के तरफ है ना, तो इसके चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं। शेषचलम हिल तो यहाँ पे है ना ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में कहाँ से पहुँच गया, ठीक है। तो 1 और 3 को हम एज्यूम कर सकते हैं गलत है। बिलीरंगन हिल्स का हमें आइडिया नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से क्या क्या चीज़ें कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन, ये तो हमने पढ़ा है, इसके बारे में जब डिस्कशन होता है तो अक्सर ये न्यूज़ में आती हैं, अक्सर इन पे डिस्कशन होता है। ऐसा थोड़ी ना कहा है कि शॉर्ट यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है, इसमें लिखा भी डिस्कशन होता है इन चीज़ों पे। तो ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के लग रहा है कि तीनों ऑप्शन सही होने चाहिए, ठीक है ना। बस ये देखेंगे कोई इनसे अटपटा तो नहीं है क्वेश्चन। तो पहला ये कह रहा है स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली। यार कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो वो था ना जिसमें वो धरती के अंदर कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर देते थे। यहाँ पे ये कह रहा है कि ज़मीन पे फैला दोगे बेसाल्ट रॉक को तो यहीं पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा। ज़मीन पे होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बिल्कुल होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक इस जंगल में, क्या बताया था मैंने, पेड़ पौधों में नहीं है कार्बन स्टॉक, सॉइल में है, इस सॉइल में। तो पहला तो सही लग रहा है, तुक्का ले सकते हैं, वैसी क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी डीली सी है। सेकंड कह रहा है इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था ओशन एसिडिफिकेशन में कि ओशियंस बेसिक होते हैं, यानी कि एल्कलीन होते हैं, और वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और इसलिए उनका पीएच हल्का हल्का कम होता रहता है। तो यानी कि 2 भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन लाइम ऐड करने से एल्कलिनिटी बढ़ती है घटती है? एल्कलिनिटी बढ़ती है, ये हमने दूसरी जगह देखा था। अगर आपको ध्यान होगा तो आप इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा कि हाँ यार लाइम ऐड करने से तो पीएच वैल्यू बढ़ती है। ये हमने सॉइल पीएच में डिस्कस किया था, कोई बात नहीं। तीसरा ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग इंडस्ट्रीज से कैप्चर करके पंप किया जाता है गहरी माइंस के अंदर। हाँ, ये तो हमने
पढ़ा ही है बहुत सारे डायग्राम्स के थ्रू, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जो भी हमने चीज़ें पढ़ी थी उनके हिसाब से कि हाँ यार तीनों सही होने चाहिए। आर्ट एंड कल्चर पेज 6, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त, ना कि बिल्हन। स्टैटिक पेज 100, मिलिंद फानो। मिलिंद फानो क्या है? ये किताब है जिसमें मिलिंद और नागसेना इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ उस वार्तालाप को इस किताब में मिलिंद फानो में लिखा गया है। लेकिन किसने लिखी ये मैंने आपको बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? ब्रिटानिका के हिसाब से नहीं पता कि ये किताब किसने लिखी थी। अब यूपीएससी का क्या आंसर माने हमें नहीं पता, तो पार्शियली हमने जो पढ़ा उस हिसाब से पार्शियली क्वेश्चन में कुछ कुछ हमें समझ में आ रहा है, बट बाकी चीज़ों में हम कोई तुक्का इसमें नहीं मार पाएंगे। स्टैटिक पेज 64 पे बहुत अच्छे से हमने समझा था कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है, सी ब्रीज लैंड ब्रीज क्यों होती है, ठीक है। लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म और ठंडा होता है, पानी काफ़ी टाइम लेता है गर्म होने में ठंडा होने में, है ना। मैंने आपको खूब अच्छे से समझाया इन चीज़ों को, लेकिन कभी इस टर्म का यूज़ नहीं किया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। मुझे नहीं लगा कि यूपीएससी इतना डेप्थ में जाएगा। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी उसका सिंपल सा रीज़न है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। कोई भी इंजीनियर होगा उसको ये चीज़ पता होगी, उसका ये सेकंड स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि हमने साइंस की क्लास में सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट ये सब चीज़ें पढ़ी थी, बट स्पेसिफिक हीट थोड़ा मिस हो गया, सॉरी फॉर डैट। पॉलिटी पेज 96 पे हमने नेशनल फ्लैग की डायमेंशंस देखी थी जो कि लेंथ टू विड्थ अगर देखें तो 3:2 की रेशियो है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ ये हमने नहीं पढ़ा। ये जो फ़ोटो है ये मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाली है, ये फ़ोटो मैंने नहीं पढ़ाई थी आपको। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो 600/400 नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को कभी इनके लिए तैयारी करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये कुछ बच्चों को कहते हैं ना मिसगाइड करने के लिए, कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए, गुमराह करने के लिए होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप इग्नोर आराम से कर सकते हो। पॉलिटी पेज नंबर 19, ठीक है। ये हमने बात करी नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स की। बाकी स्टेट्स में भी शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर देम एज शेड्यूल्ड एरिया, है ना। तो फिर ऐसे एरियाज़ के लिए 5th शेड्यूल होता है। तो जैसा हमने देखा कि स्टेटमेंट नंबर 1 तो फिर ठीक हो गई क्योंकि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन 2 और 3 के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। आप कोई गेस करना चाहो तो कर सकते हो। आईआर पेज 33 पे हमने देखा था 99 में बना था, फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह मिले। 2008 से हमेशा मिलते हैं सारे इसके हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं G20 के, कोई हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट नहीं है। तो बेसिकली हमने कंसेप्ट समझ लिया था कि ठीक है ना, ये फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह मिले थे। एंड हम जूम कर लेंगे उस केस में, ठीक है, बैंक गवर्नर्स भी मिले ही होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं ये। और यहाँ पे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी बनी थी कुछ फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, तो वन को हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं, ठीक ठाक सही लग रहा है। दूसरा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रा। ये क्या चीज़ होती है? इज़ वन ऑफ इंडियाज़ G20 प्रायोरिटीज़। अब ये बड़ी जेनरिक सी स्टेटमेंट नहीं है कि ये इंडिया की वन ऑफ द प्रायोरिटीज़ है, तो हम हर चीज़ को उठा के ये देते हैं दिस इज़ इंडियाज़ प्रायोरिटी, दिस इज़ अवर प्रायोरिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन होती क्या चीज़ है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रा। डिजिटल पब्लिक गुड्स तो हमने पढ़ा था, जैसे आधार, ठीक है ना, आधार हो गया, UPI हो गया, ये सब डिजिटल पब्लिक गुड्स होते हैं। तो शायद ये भी कुछ ऐसे ही होता होगा। तो सुनने में ठीक ठाक सा लग रहा है, मतलब तुक्का मारना तो मार सकते हो कि दोनों सही हैं। अब 6 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे वाइल्ड गेस से, जिसमें हमें लगभग ज़ीरो नॉलेज होगी, बट फिर भी कुछ ना कुछ सोच समझ के तुक्का मारने की कोशिश करेंगे। इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती हैं पता है, लेकिन उसका स्पेशलिस्ट ग्रुप नहीं पता। डैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज़ डेटाबेस। अच्छा, कोई एक ऐसा ग्रुप है जो इन्वेजिव स्पीशीज़ का डेटाबेस मेंटेन करता है। स्पीशीज़ का डेटाबेस कौन मेंटेन करता है भाई? IUCN करता है ना वैसे तो स्पीशीज़ का डेटाबेस मेंटेन पूरा, कौन सी रेड लिस्ट में है, किस इलाके में कौन सी हैं, किस इलाके से कौन सी विलुप्त हो गई हैं, कहाँ पे एंडेंजर्ड हैं। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ का डेटा भी वो मेरे ख्याल से मेंटेन करता होगा। तुक्का मार सकते हैं, वाइल्ड गेस है, मारना चाहो मारो, बट मेरे को तो लॉजिकल लग रहा है ये। दूसरा है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म वैगल डांस करता है? कभी नहीं सुना मैंने, तो क्या क्वेश्चन छोड़ दूँ? पढ़ तो लो एक बार। For others of their kin to indicate the direction and distance to a source of their food। मतलब इनमें से कोई भी एक चीज़ होगी, उसने देखा यार यहाँ पे तो खाना दिख रहा है,
तो वो आवाज़ लगा के डांस करके कुछ करके अपने बाकी बाकी सब सगे संबंधियों को बुला लेगा, भाई सब लोग आ जाओ यहाँ पे, खाना दिख गया, खाना दिख गया यहाँ पे। तो यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें जनरली ग्रुप्स में दिखती होगी, ग्रुप्स में कहीं जाती है, ग्रुप्स में खाती है दावत? बटरफ्लाई ग्रुप्स में दिखती हैं कहीं खाना खाने जा रही हूँ, ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी, वैस्प। मधुमक्खी लग रही है मुझे, वो फिर खाना खा के फ्लावर से अपना छत्ता भी तो बनाती है, लग रहे हैं चांसेस। तो का वाइल्ड गैस मारना चाहो तो मार सकते हो भाई। एरियल मेटा जीनोमिक्स, एरियल हवा, मेटा जीनोमिक्स, गैस करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि कुछ एनिमल्स मूव कर रहे होंगे, एक ड्रोन उड़ता हुआ जाएगा, उनसे चिपकेगा, उनका ब्लड सैंपल लेगा, वापस उड़ के हमारे पास आ जाएगा। क्या बात है, अब हॉलीवुड मूवीज़ की स्टोरी यूपीएससी वाले लिखेंगे, मतलब कितना अनरियलिस्टिक सा लग रहा है ना सुनने में। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, देखो सी तो फिर नहीं होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, कहीं पे गए, आपने किसी ड्रोन को भेजा, वहाँ से कुछ सैंपल कलेक्ट किया लैंड या वाटर का, जिससे आपने पता लगाया कि वहाँ पे कौन कौन से प्लांट एनिमल वगैरह हैं। हाँ, ये हमने पढ़ा है। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? यहाँ पे एनवायरनमेंट पेज 107 पे। किसी जगह पे मान लो कोई फॉरेस्ट है, कोई जगह है एंड वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वाटर टेबल में, वहाँ के पानी में, नदी में, उन सभी ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ छोटे छोटे सेल्स वगैरह तो आए होंगे। तो आप उस नदी के पानी या तालाब के पानी को इकट्ठा करो एंड उस पानी को स्टडी करो कि उसमें किस किस चीज़ों का डीएनए है। तो उस पानी के सैंपल को स्टडी करने से आपको पता चल जाएगा कि इस इलाके में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। इसका मतलब ये कि ये डी हमने पढ़ा हुआ है, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहा है कि जो सैंपल हम लेंगे वो लैंड और वाटर बॉडी से लेंगे, और हमने पढ़ा भी वही था, लैंड और वाटर बॉडी से हम सैंपल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एरियल दिया है स्पेसिफिकली, तो यानी कि अगर डी ऑप्शन में यूपीएससी लैंड और वाटर की जगह हवा लिख देता तो फिर तो परफेक्ट आंसर हो जाता है ना, फिर तो डी होता। तो लेकिन फ़िलहाल तो फिर डी नहीं है, सी तो वैसे ही नहीं है और डी नहीं है, लेकिन डी के काफ़ी क्लोज था ये, ठीक है। अब ए ऑप्शन ये कह रहा है कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। अरे वाह, तो ए और डी तो सेम ही बात कह रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि डी में आप सैंपल ले रहे हो लैंड और वाटर से, और ए में सैंपल ले रहे हो हवा से। तो ये तो काफ़ी फिट बैठ रहा है। तो अब शॉर्टलिस्ट हो गए हैं ए और बी। तो ए कह रहा है कि आप हवा से किसी हैबिटेट में आप एनवायरमेंटल डीएनए जैसा कुछ ले रहे हो, ये चीज़ दिमाग में आ रही है। और बी कह रहा है कि आप पक्षियों का डीएनए ले रहे हो। तो क्या सही है? मेरे ख्याल से दोनों ही गैस मारने के लिए ठीक से लग रहे हैं, बट ये जो डी ऑप्शन यूपीएससी ने दिया है ना, इसके हिसाब से फिर लग रहा है कि शायद ए की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। आप एग्ज़ाम में इस तरह से सोच सकते हो। देखो ये टिप्स हैं, इस साल आपको काम नहीं आएंगे, अगले साल आ सकती हैं, बट इस तरह से सोचना प्लीज़ शुरू करो। चलो एक और वाइल्ड गैस मारते हैं, कुछ नॉलेज नहीं है फिर भी एक बार गैस करते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो सी लेवल के बढ़ने और कम होने से बनी है? अच्छा, पता नहीं मुझे, नाम पढ़ते हैं एक बार। मैंग्रोव्स, सॉल्ट पैन, स्वैम्प, रन ऑफ कच्छ। ऑप्शंस को पढ़ के दिमाग में आया कि यार समुद्र जब ऊपर जाएगा नीचे आएगा और खारा पानी होता है तो सॉल्ट पैन्स बनेंगे वहाँ पे। हाँ, ये चीज़ दिमाग में आ गई। फिर इससे दिमाग में आया कि मैंग्रोव्स कैसे डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, तो वहाँ पे तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बहुत सारा सिल्ट लाती हैं हिमालयन रिवर्स से, है ना, वहाँ से बहुत सारा सिल्ट आता है। तो मैंग्रोव्स तो वैसे बने हैं, मैंग्रोव्स कोई समुद्र के पानी के ऊपर नीचे होने से थोड़ी ना बने हैं। तो समुद्र का पानी यहाँ पे ऊपर नीचे होगा, वहाँ पे सॉल्टी एरिया होगा। तो अब दिमाग में आ रहा है कि यार बी सही हो सकता है क्योंकि सॉल्ट पैन नाम आ रहा है। और रन ऑफ कच्छ, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि रन ऑफ कच्छ भी कुछ कुछ ऐसा ही है, सॉल्ट पैन जैसा ही है, तो आप शॉर्टलिस्ट करोगे बी और डी को। बी का नाम कभी सुना नहीं है। डी में इतना हमें ज़रूर पता है कि समुद्र के साथ में है, इनलैंड नहीं है। भाई सॉल्ट पैन तो इनलैंड भी बन सकते हैं ना, जैसे सांभर लेक है, तो वहाँ वो कोई समुद्र से तो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी सॉल्ट पैन्स वगैरह हैं, है ना। तो डी के बारे में इतना जरूर पता है कि यहाँ पे भी सॉल्ट पैन्स जैसी कुछ चीज़ होती हैं, काफ़ी बड़ा इलाका है रन ऑफ कच्छ का और समुद्र के पास है। तो ये थोड़ा सा फिर सही सा लग रहा है।
चलो एक और वाइल्ड गेस करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बंदा पुलिस या मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन ले तो उसके ऊपर किस एक्ट के अंडर कार्रवाई होगी? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट? नहीं यार, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो वो होता है ना जब कोई जैसे चाइना पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक कर दे, तो उसमें मिलिट्री यूनिफॉर्म वाला केस तो नहीं लगना चाहिए, है ना। तो वन को हम एज्यूम करेंगे कि ये गलत है, हम तो एग्ज़ाम में ऐसे सोचेंगे। दूसरा है जानबूझ के मिसलीड करना या इंटरफेयर करना। कोई अगर पुलिस वाला मिलिट्री वाला अपनी ड्यूटीज़ कर रहा हो और आपके साथ इंटरफेयर कर रहे हो, इसमें एविडेंस एक्ट आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है भाई, कोई पुलिस वाला कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना, और आप उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हो उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में, तो एक तरह से आप एविडेंस वगैरह कलेक्ट नहीं करने दे रहे हो उसको, तो ये इसमें एक प्रोविज़न हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना, तो 2 का हम सही मान सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि ये सेलिब्रेटरी गन फायर वगैरह जो होती है शादी ब्याह में, है ना, इसमें तो आर्म्स एक्ट लगना चाहिए। ये भी लॉजिकल लग रहा है, तो मैं ये मानूंगा एग्जाम में कि पहला गलत है बाकी दोनों सही हैं, बट एक्चुअली में दूसरा गलत है बाकी दोनों सही हैं। तो आप कोशिश किया करो, वाइल्ड गेस हमेशा करना चाहिए, क्या पता कौन सा सही हो जाए। ये जो कई लोग कह रहे हैं ना ये एलिमिनेशन टेक्निक उड़ा दी, तो ये 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, ये नुकसान बहुत कर रहा है लोगों का, बट इससे फ़ायदे भी हो रहे हैं। एक हम गैस इसमें भी कर सकते हैं। इसमें दिया है UNOPS, कभी नाम ही नहीं सुना इसका, लेकिन प्रोग्राम का नाम है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन, किस चीज़ में सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर या इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, इन चारों में से कौन सी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन से रिलेटेड लग रही है? अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो ट्रेन होती है, हेल्थ केयर इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रा। वैसे देखा जाए तो चारों ही लग रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे ख्याल से कई लोग इसमें मार्क करेंगे कि चारों सही है। अगर कोई सोचे कि नहीं यार अफोर्डेबल हाउसिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इसको मानना ज़्यादा सही लग नहीं रहा। अफोर्डेबल हाउसिंग क्या है कि मकान बनाया एंड उसको कहते हैं ना ये पॉश कॉलोनी है तो बड़े हाई रेट होंगे, उस हिसाब से नहीं बेचना आपने अफोर्डेबल हाउसिंग जो कॉस्ट वगैरह है बस वो निकाल ली एंड बेच दिया, ठीक है, थोड़ा अफोर्डेबल तरीके से बनाया है। तो इसमें क्या ही इंफ्रा और इनोवेशन का मानोगे? हो सकता है कोई बंदा ऐसे सोच ले, है ना, तो वो बंदा सोचेगा कि यार 1 तो उड़ा देंगे, 2, 3, 4 सही है, तो ओनली 3 करेक्ट। कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, अलग अलग सोचने का तरीका होता है लोगों का। एक्चुअल आंसर क्या है? एक्चुअल आंसर ये है कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड नहीं है। कितनी अजीब सी चीज़ है, अफोर्डेबल हाउसिंग इंक्लूड है इसमें, लेकिन मेट्रो ट्रेन जैसी चीज़ें इंक्लूड नहीं है, राइट। बट अगर आप ऐसे सोचते तो आपका आंसर सही आ जाता। तो गेस तो जरूर करना चाहिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। मैं यूपीएससी ने बहुत गलतियाँ करी हैं पिछले 1-2 साल, तो उनको क्वेश्चन ड्रॉप करने पड़ गए। न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट छपी, एज इट इज़ छाप दिया, उसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया, बट ये नहीं देखा कि उसका वो रिपोर्ट गलत थी या उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी होता है। तो गलती तो हर कोई करता है। आप अगर एग्ज़ाम में फेल भी हो रहे हो तो निराश मत हो। क्यों? आप ऐसे सोच रहे होंगे क्या मुझे आईएएस बनने का हक नहीं है, क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? तो एक बात ध्यान रखो, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में भी एक चीज़ लिखी है, लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस। नहीं, लोगों को अधिकार है लाइफ का, लोगों को अधिकार है लिबर्टी का, लोगों को अधिकार है हैप्पीनेस का। नहीं, हैप्पीनेस का अधिकार नहीं है लोगों को। लोगों को अधिकार है हैप्पीनेस के लिए मेहनत करने का, कोशिश करने का, क्योंकि हैप्पीनेस एक्चुअली मिले ये बड़ा मुश्किल है। ऐसी भगवत गीता में भी लिखा है कि तुम हमेशा फल के बारे में सोचो, मैंने इतनी मेहनत करी मुझे क्या फल मिला। फल के बारे में सोचना गलत है, आप गलत करते हो, मैं गलत करता हूँ, हम सब गलत करते हैं जब हम देखते हैं कि हमें क्या फल मिला इस चीज़ का। हमारा फोकस सिर्फ कर्म पे होना चाहिए, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, आप तब तक नहीं हारोगे जब तक आप खुद हार नहीं मानो। आप या तो जीतोगे वरना आप सीखोगे, हार मत मानो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूपीएससी ही ट्राई करते रहो हमेशा, कोई बात नहीं। अगर आपके 3-4 अटैम्प्ट हो चुके, आपसे नहीं हो पा रहा है यूपीएससी, इट्स एब्सोल्युटली ओके, क्विट करो, कुछ और फील्ड में जाओ। ज़रूरी थोड़ा ना कि हर बंदा ही गवर्नमेंट सर्विस में जाएगा, या बाकी लोग जो गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते वो सक्सेसफुल नहीं है। अरे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, बतेरे लोग तो ऐसे हैं जो आईएएस बनने के बाद उन्होंने छोड़ दिया आईएएस, क्योंकि उनको लगा कि नहीं यार बिजनेस करना ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, ठीक है ना। तो डोंट थिंक योरसेल्फ एज अ फेलियर। हैप्पीनेस नहीं मिल पाई, इट्स एब्सोल्युटली ओके। हर जगह लिखा है कि हैप्पीनेस मिल जाए ज़रूरी नहीं है, बट हाँ हैप्पीनेस के लिए
कोशिश हमेशा करते रहो, कोशिश कभी मत छोड़ो। चाहे कोशिश यूपीएससी में करो, किसी और एग्ज़ाम में करो, प्राइवेट नौकरी में करो या अपने स्टार्टअप में करो, किसी भी चीज़ में, बट कोशिश कभी रुकनी नहीं चाहिए। मेंस के एग्ज़ाम के लिए आई एम रियली सॉरी, मैं पिछले अगले 2-3 महीने थोड़ा सा बिजी रहूँगा, इसलिए मैं कोई कोर्स या गाइडेंस वगैरह नहीं दे पाऊँगा। पिछले साल के नोट्स वगैरह फ्रीली अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, उनकी पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वीडियो देखनी है तो वो नॉमिनल चार्जेस पे अवेलेबल है, लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। 2-3 महीने बाद जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तो मैं मंथली मैगजीन इस बार शुरू करूँगा। ये सर मंथली मैगजीन के तरीके से चलेंगे, करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, तो ये लास्ट में जो काफ़ी हौच पौच हो जाता है वो सब नहीं होगा फिर, ठीक है। स्मूथली कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि अगस्त सितंबर तक पहली मैगजीन निकाल दी जाए, और पहली मैगजीन आएगी अप्रैल 2023 की। एक एडवाइस है, हर जगह आपको नेगेटिविटी दिखेगी। पेपर के अंदर भी 20 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जिनसे आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए, ठीक है ना, और आपको कॉन्फिडेंस टूट गया, आपने ये नहीं देखा यार बाकी भी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ठीक ठाक से हैं, ठीक है ना। देखो स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि बिल्कुल ही डायरेक्ट चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना आपको। कलेक्टर बनने की सोच रहे हो आप, तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, तो और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो 60-70 क्वेश्चन अटैम्प्ट तो कर ही सकते हो ना। कितने सही है अलग बात है, एक्यूरेसी टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन अटेम्प्ट तो कर सकते हो ना। लेकिन आपका फोकस कहाँ पे है? वो 20 क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट थे, पता नहीं कहाँ से पूछ लिए यार, वेटेज तो सबकी सेम है। ऐसी यूट्यूब अगर आप नेगेटिव वीडियो देखते रहोगे, यूपीएससी ने ये कर दिया, यूपीएससी ने वो कर दिया, तो आपको रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा। पॉजिटिव सोचोगे, इसको मैं और बेहतर कैसे कर सकता था, चाहे यूपीएससी के अंदर या यूपीएससी के बाहर किसी और फील्ड में, कहीं पे भी पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा।